अब देखिए बच्चों, जैसे मान लो कुछ ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है आपको कि ये कोई सरफेस है, इस पे लिक्विड की लेयर बिखरी पड़ी है और उसकी थिकनेस T है और ये कोई क्लैंप है, क्लैंप से पुली जुड़ी हुई है। और ये ब्लॉक है, इसका मास m है। ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो ऊपर रखा हुआ है। L उसकी साइड लेंथ है। लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा दिया हुआ है। ब्लॉक्स स्लाइड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। Then find the value of coefficient of viscosity of the liquid. सर वो ईटा क्या है? उसी का वैल्यू पता करना, ईटा का ही वैल्यू पता करना है इन टर्म्स ऑफ m, l, t, v। तो यहाँ पे टी क्या है? टी क्या है? अच्छा, थिकनेस है क्या वो? हाँ, थिकनेस, ओके। थिकनेस ऑफ लिक्विड। तो बेसिकली बेटे क्या हम सिंपली ये लिख सकते हैं कि सर फोर्सेस इक्वल होंगे क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। बिल्कुल सही बात है बेटे, एक्सेलरेशन इज 0। इसका मतलब mg is equal to viscous force. इज इक्वल टू टेंशन फोर्स। पहले तो ये Tension force. टेंशन इज इक्वल टू Viscous force. विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स, और विस्कस फोर्स को लिख देंगे ईटा इंटू एरिया। एरिया इज एल L स्क्वायर squared. इंटू वी बाई टी। Yes, sir. तो ईटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ईटा आ जाएगा mgt by vl squared. mgt बाई वी एल स्क्वायर।
क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. अगले पेज पे चलें भाई। Yes, sir. सर अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों किसका, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ ने क्या बताया, उन्होंने कहा कि विस्कस फोर्स ऑन अ स्फेरिकल बॉल of radius r moving with velocity v in a fluid of coefficient of viscosity eta is equal to 6 pi eta r v. Viscous force is equal to 6 pi eta r. और डायरेक्शन ऑफ विस्कस फोर्स क्या होगी बच्चों? opposite to the Opposite to the move velocity. Velocity. direction. Will be opposite to the direction of velocity of the spherical ball. v by t कैसे आया बेटे? dv by dx क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। तो चेंज इन वेलोसिटी इज 0 v माइनस 0। देखो जो लिक्विड होगा, ब्लॉक के चलने से पूरे लिक्विड में एक वेलोसिटी का ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा ना। नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी 0, ऊपर जाते जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। सबसे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी v, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी 0, तो v माइनस 0 डिवाइडेड बाय t ऐसा आ जाएगा। क्यों भाई? अगले पेज पे चले बच्चों। Yes, sir. सर एक मिनट सर। देखो इस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है, इट इन्वॉल्व्स स्लाइटली कॉम्प्लेक्स कैलकुलस, और वो स्टोक्स साहब ने किया और हमको फाइनली ये फॉर्मूला दिया। जो लोग इनफैक्ट लगभग क्या है, सभी लोग इंजीनियरिंग में इसको
जो इंजीनियरिंग में शुरू के फर्स्ट सेकंड ईयर में मैथ्स पढ़ाई जाती है, हायर कैलकुलस, उसमें इसका डेरिवेशन कराया जाता था। हमारे लिए अभी के लिए यही फॉर्मूला पर्याप्त है ना। हो गया सर। अब देखिए क्या है, ये देखो सर इससे कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखने को मिलता है। सर पिछला स्लाइड दिखा लो। ये इस तरह का जो विस्कस फोर्स का नेचर है ना, ये रेस्पॉन्सिबल है कि हम, पता है, बारिश एंजॉय कर पाते, बारिश एंजॉय कर पाते हैं। वरना पता है क्या है, आसमान में इतनी ऊंचाई से पानी की बूंदें गिरती हैं कि अगर ये विस्कस फोर्स का कॉन्सेप्ट ना हो तो इतनी ज्यादा वेलोसिटी पानी की बूंदें एक्वायर कर लेंगी कि इतनी ज्यादा वेलोसिटी पानी की बूंदें एक्वायर कर लेंगी कि क्या होगा, हमारे सर पे गिरेंगे तो बिल्कुल खून वून निकाल देंगी सर से। मतलब बहुत फोर्स लगाएगा सर। हाँ, सर पे होल कर देगा उधर, सर में होल कर देगा। सर पर वो फिर एनर्जी से इवेपोरेट नहीं हो जाएंगे वहीं पर, मतलब आते वक्त ही नीचे? हाँ सर जो एनर्जी वो मतलब उनमें आएगी बैक सराउंडिंग से, वो सारे हीट से वो इवेपोरेट हो जाना चाहिए ना वाटर। हाँ, अरे वो इवापोरेशन में हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो इसमें इंटरेस्टेड है कि वो हमारा सर तोड़ देगा। समझ रहे हो तुम? यस सर। भाई वो इवापोरेट तो तब होगा ना कि जब वो एनर्जी पानी की बूंद को ही मिले, है ना, हमें भी तो मिलेगी वो एनर्जी थोड़ी बहुत। सर मतलब एक टाइम पे ड्रॉप का mg विस्कस फोर्स के बराबर हो जाएगा। सर मतलब एक सर मतलब एक टाइम आएगा जब ड्रॉप का mg उसके विस्कस फोर्स के बराबर हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। मतलब क्या होगा, इनफैक्ट यही कॉन्सेप्ट है इसमें जो कि अपन पढ़ने वाले हैं। किसका? टर्मिनल वेलोसिटी का। क्या होता है टर्मिनल वेलोसिटी? देखो, एक लॉन्ग कॉलम ऑफ लिक्विड में, है ना, ये एक्सपेरिमेंट है बच्चों आप लोगों के 11th क्लास के सिलेबस में किया है क्या, स्कूल में जब तुम्हारा चालू हुआ था उस समय पे? सर वो ऑनलाइन में दिखाया था अभी 1-2 दिन पहले। वो स्फीयर डालते हैं इसमें लिक्विड में, वो डिस्टेंस कितना मतलब हाँ हाँ बेटे, बिल्कुल 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 बिल्कुल, 2 मार्क्स के बीच में फाइनाइट डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल करता है वैसे। वही वही वही। मतलब क्या है, हम एक तो लॉन्ग कॉलम ऑफ लिक्विड लेते हैं और उसमें एक स्फेरिकल बॉल, हैवी बॉल होती है, स्टील स्टील की, है ना, उसकी डेंसिटी पानी से कहीं ज्यादा होती है, उसको रिलीज कर देते हैं अपन, धीरे से छोड़ देते हैं। अब क्या होता है बच्चों कि जब शुरू में उस बॉल की वेलोसिटी कम होती है ना, मतलब जीरो होती है शुरू शुरू में, तो उस पे विस्कस फोर्स तो जीरो लग रहा होता है। यस सर। Just after the ball is released from rest,
विस्कस फोर्स ऑन इट इज 0, राइट। इसका मतलब जो नेट फोर्स उस पे लग रहा होता है वो mg और बायंट फोर्स की वजह से जो लग रहा है वही लग रहा होता है ना। mg को क्या लिख देते हैं अपन, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू उसका टोटल वॉल्यूम यस इनटू g, माइनस बाइंड फोर्स को लिख देते हैं डेंसिटी ऑफ मीडियम, रो m मतलब डेंसिटी ऑफ मीडियम इनटू वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। डिस्प्लेस लिक्विड। लेकिन ऑब्जेक्ट पूरा ही डूबा हुआ है तो टोटल v ही आ सर जाएगा। ऑब्जेक्ट वॉल्यूम का ऑफ वॉल्यूम आ हाँ जाएगा। सर तो ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम इंटू v की जगह लिख दूंगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? ये नेट फोर्स लगेगा उस पर इनिशियली, है ना, कब, जब उसकी वेलोसिटी 0 है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। अब बिकॉज Yes, ऑफ sir. दिस फोर्स द बॉल स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग, बॉल की वेलोसिटी बढ़ने लगती है। बॉल की वेलोसिटी बढ़ने लगती है तो क्या होता है, विस्कस डिस्कस फोर्सेस आते हैं एक्ट में। है ना। अब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वही, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी विस्कस फोर्स बढ़ने लग जाएगा। यस सर यस सर। जैसे जैसे बढ़ेगी विस्कस फोर्स बढ़ने लगेगा। तो क्या है और विस्कस फोर्स बढ़ने लगेगा तो क्या है, विस्कस फोर्स बढ़ने लगेगा तो नेट फोर्स कम होने लग जाएगा, है या नहीं बच्चों? हाँ सर हाँ, तो अब अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम व्हेन बॉल हैज acquired certain velocity v, ये अंदर से पानी गायब कर दो इसके, बॉल हैज acquired certain velocity v, तो उस समय पर उस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, विस्कस फोर्स ऊपर विल बी बॉयंट फोर्स ऊपर प्लस विस्कस फोर्स और mg माइनस बायंट फोर्स नीचे। नीचे, यस सर है ना। यस अब सर। देखो ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, जैसे जैसे नीचे जाएगा क्या इस वाले mg माइनस बायंट फोर्स में कोई चेंज आएगा? नो सर। नो नो सर है ना। और विस्कस फोर्स अपनी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाएगा, हाँ है ना। सर लेकिन ये बात ध्यान रखो कि जब तक टिल विस्कस फोर्स इज लेस देन mg माइनस b, net force will be in downward direction. Net force will be in downward direction. Therefore, velocity will keep on increasing. क्या बच्चों? यस सर यस सर। लेकिन कब तक? टिल जब तक विस्कस फोर्स विस्कस फोर्स टिल होता है mv mg इज माइनस इक्वल b। टू mg माइनस b।
mg माइनस बी के बराबर नहीं हो जाता, या हम यूं कहें कि 6 पाई ईटा आर वी किसके बराबर हो जाए, mg minus डेंसिटी ऑफ mg माइनस बी की वैल्यू ये रख देता हूँ, yes sir 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आर से ये आर स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब वेलोसिटी की क्या वैल्यू आ गई, 2/9 of density of object minus density of medium into r square g upon nu eta. upon eta 1 v eta 1 eta, yes sir. upon eta, है ना। ये जो वेलोसिटी आती है इसको बोलते हैं बेटे टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल मतलब अल्टीमेट, फाइनल, है ना। इसके बाद अब वेलोसिटी का कुछ नहीं होगा, अब ऑब्जेक्ट इक्वल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसके पहले तक क्या हो रहा था, सक्सेसिवली जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बढ़ती जा रही थी। एक्सेलरेट कर रहा था पहले, क्या सर पहले एक्सेलरेट कर रहा था। पहले एक्सेलरेट कर रहा था, है ना, पहले वेलोसिटी बढ़ रही थी, है ना। तो पर सेकंड जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था वो बढ़ता जा रहा था। अब क्या है, नाउ इट हैज एक्वायर्ड टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है बेटे किसमें, जब रेन ड्रॉप्स गिर रही होती है तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है। आफ्टर फॉलिंग थ्रू सर्टेन डिस्टेंस देयर वेलोसिटी stops increasing and that is a blessing for us। वो एक सर्टेन वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से नहीं गिरती है ना। Yes. अच्छा, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये याद रखना है हमको, है ना। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v टर्मिनल इक्वल टू 2 times of density of object minus density of medium into r square into g divided by 9 eta, है ना। क्या बात समझ में आ रही बेटा? Yes sir. Yes sir. अब देखो जैसे बेटा इसमें अगर हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाए ना, तो पता है वो कैसा बनता है, वो कुछ इस तरह का बनता है। ये मानते हुए कि t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 थी and ultimately it is going to acquire some velocity which is called as terminal velocity, the graph comes out to be something like this। और आप एक्चुअल में अगर at some intermediate position
when ball is still accelerating, अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटे? mg minus b minus viscous force equal to m dv by dt, है ना? mg minus b को आप कुछ f नॉट नाम दे दो, और जो विस्कस फोर्स है उसको k टाइम्स वेलोसिटी नाम दे दो, है ना? Where what is f naught? F naught is mg mg minus, minus that force. है ना? मतलब कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम इनटू 4/3 pi r cube g, right? Yes, sir. And what is k? K is 6 pi eta r, right? Okay. तो f naught minus kv को मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब m dv by dt ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. तो ये आ जाएगा dt अपॉन m इक्वल टू dv अपॉन f नॉट माइनस kv, और इस पूरे का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें बच्चों तो क्या आएगा? जीरो से v तक इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, 0 से t तक, तो LHS में आपके पास आ जाएगा t डिवाइडेड बाई m, और RHS में आ जाएगा -1/k ln ऑफ f नॉट माइनस kv फ्रॉम 0 to v। माइनस k को हम LHS में ले आए तो -kt/m इक्वल टू ln ऑफ f नॉट माइनस kv माइनस ln f नॉट। तो आगे चलोगे तो क्या आ जाएगा? अच्छा नोट कर लो। हेलो, हाँ किए थे ना भैया, पहुंचाए नहीं आप तो। ठीक है ठीक है ठीक है, पहुंचा दो, लेकिन पेमेंट फोन पे से ही करूंगा मैं। ठीक है डाल दो। सर वो स्टार्टिंग में एट सम इंटर्म्ड पोजीशन लिखा है क्या? क्या बोल रहे हो बेटे? एट सम इंटरमीडिएट पोजीशन। तो क्या सर?
तो क्या है, माइनस के टी बाई एम इक्वल टू ln ऑफ एफ नॉट माइनस के वी अपॉन एफ नॉट, ऐसा लिख सकते हैं बेटे। यस सर। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई रेस टू दी पावर माइनस के टी बाई एम इज एफ नॉट माइनस के वी अपॉन एफ नॉट। सर वो- एंटी लॉगरिथम लिया ना? एंटी लॉग ले लिया दोनों तरफ हमने, है ना। बेस क्योंकि यहाँ पर ई है तो इसलिए ऐसा हो गया। तो आपके पास हो जाएगा एफ नॉट ई रेस टू दी पावर माइनस के टी बाई एम इक्वल टू एफ नॉट माइनस के वी, या हमारे पास आ जाएगा के वी इज इक्वल टू एफ नॉट माइनस एफ नॉट ई रेस टू दी पावर माइनस के टी बाई एम। तो v की क्या वैल्यू आ जाएगी, एफ नॉट बाई के इंटू 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस के टी बाई एम, है ना। और ये एफ नॉट बाई के क्या है बच्चों, एफ नॉट बाई के कांस्टेंट ही, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टर्मिनल वेलोसिटी ही है। इन दोनों का रेशो लो आप देखो, एफ नॉट और के का। यस सर। क्या ये टर्मिनल वेलोसिटी ही आ रही है बेटा? है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि किसी जनरल टाइम t पर अगर वेलोसिटी लिखनी है तो वो हो जाएगी v टर्मिनल इंटू 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस के टी बाई एम। समझ में आई बात? देखो ये हाँ वाला सर। इंटीग्रेशन अगर कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल भी लग रहा है तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है अभी। सर हम्म। सर क्या हम वो डेप्थ फाइंड कर सकते हैं जहां पर पहुंचने पर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन होगी? हम्म, वो टाइम इनफाइनाइट है। वो इनफाइनाइट टाइम ही होगा बेटे। आप देखो इस एक्सप्रेशन में t की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करो तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। सर हम्म। इसमें ई क्या है वैसे, मतलब ई e रेस टू क्या? हाँ e बेटा नेपियर्स कांस्टेंट है ना। e इज नेपियर्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। सर एक इसे नम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं ना?
और 2.72 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है बेटे, है ना। तो और ये नेचुरल बड़ा एक्सपोनेंट भी बोलते हैं क्या इसे? नेचुरल एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, यस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल एक्सपोनेंट। समझ में बात आ रही बेटे? क्या ये बात समझ में आ रही बेटे? यस सर। है ना। वैसे ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट तुम्हें अभी समझ में नहीं भी आ रहा है तो देखो उतनी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन आप लोग एनीवेज क्या है, जब मैथ्स में 12th में पढ़ोगे तो डिटेल सर में हमने इंटीग्रेशन काफी अच्छे से पढ़ाया था आईडीएस सर ने फिजिक्स में। ओके ओके ओके, तो समझ में आ जाना चाहिए, है ना। लेकिन इन केस अगर किसी को नहीं आ रहा है तो क्या है, हाँ अच्छा अच्छा, एक बच्चे ने एक डाउट पूछा था कुछ देर पहले। हाँ बेटा, जो एनसीईआरटी में आपके स्टोक्स लॉ का जो डेरिवेशन दिया हुआ है वो डायमेंशनल एनालिसिस से दिया हुआ है ना, वो दैट इज नॉट अ डेरिवेशन एक्चुअली। उससे आप 6 पाई क्या है ये तो पता ही नहीं लगा सकते कभी, है ना, 6 पाई यस का सर, फैक्टर, तो कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होते तो पता नहीं लगा कांस्टेंट सकते उससे। वैल्यू पता नहीं लग पाती है ना। दूसरा क्या है, व्हाट इफ कुछ टर्म ऐड वैड हो रही हो, मतलब समझ रहे हो ना। आप तो मान रहे हो कि यस सर। सब मल्टीप्लाई ही हो रहा है ना। सर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए एप्लीकेबल है वो। वो फॉर्मूला, हाँ, एक्चुअल एक्चुअल जो उसका डेरिवेशन होता है वो उसमें क्या है, क्योंकि वो एक तरीके से लगता न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, लेकिन उसको एक छोटे से एलिमेंट के ऊपर लगा करके और आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला करना पड़ता है ना। वेक्टर कैलकुलस टाइप की यूज करनी पड़ती है आपको, है ना। लेकिन खैर वो अब अलग बात है। क्या ये बात समझ में आई अभी तक जो पढ़ा अपन ने? यस सर। यस सर।
ओके बच्चा, तो ये बात है ना। देखो इस एक्सप्रेशन में जब आप टाइम को इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू v टर्मिनल इंटू 1 माइनस e रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, है ना। तो 1 बाई e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो क्या वेलोसिटी v टर्मिनल के बराबर आ जाएगी, यस सर। है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्ट टर्मिनल वेलोसिटी तो नहीं आ पाती है, लेकिन वेलोसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। देखो एक ग्राफ क्या बता रहा है कि लगभग बढ़ना वेलोसिटी का कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये ऐसे ग्राफ को बोलते हैं एसिम्प्टोटिक कर्व। यस सर। एसिम्प्टोटिक हो जाता है। लिमिटिंग वैल्यू जो होता है ना कर्व का, वो ना। हाँ, मतलब ये इसको लगातार अप्रोच कर रहा है, लेकिन उसके सर मतलब एग्जैक्ट, इन्फिनिटी में कोई उसका लिमिटिंग वैल्यू है, हाँ एसिम्प्टोटिक कर्व है। ओके बच्चों, अब देखो जैसे अपन मान लो मैं तुमसे सिंपल से एक बात पूछूं कि अ बॉल ऑफ specific gravity 2.5 is released from rest in a long column of liquid. Find the acceleration of the ball at an instant when its velocity is 1/3 of the terminal velocity. सर उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है? क्या बोल रहे हो बेटे? सर उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है? वाटर है, वाटर है, in a long column of water. ओके सर। हम्म, बढ़िया।
हाँ बच्चों क्या है? देखो भाई, एट V इक्वल टू V टर्मिनल जो विस्कस फोर्स है वो mg माइनस बायंट फोर्स के बराबर हो जाता है ना। यस क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एट V इक्वल टू V टर्मिनल बाई 3 विस्कस फोर्स जो है वो mg माइनस बायंट फोर्स बाई 3 के बराबर हो जाएगा, यस क्योंकि विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों बेटे? सिंस विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी 1/3 हो गई तो विस्कस फोर्स भी 1/3 हो जाना चाहिए ना। बोलो बच्चों। यस सर। यस इसका यस सर। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा mg माइनस बायंट फोर्स माइनस विस्कस फोर्स डिवाइडेड बाय मास, और mg माइनस बायंट फोर्स विस्कस फोर्स को लिख दूंगा mg माइनस बायंट फोर्स बाय 3 डिवाइडेड बाय मास, तो ये हो जाएगा 2/3 ऑफ mg माइनस बायंट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो ये कितना आ जाएगा जी? एक्सेलरेशन आ जाएगा 2/3। मास को क्या लिख सकते हैं? रो वी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। रो वी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 2.5 टाइम्स डेंसिटी यस ऑफ सर। वाटर इंटू V इंटू G। बाइंड फोर्स को क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू V इंटू G डिवाइडेड बाय मास को क्या लिखेंगे? 2.5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू V। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू V से डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू V कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3। 2.5 माइनस 1 यानी 1.5 G, तो 3G/2 डिवाइडेड बाय 5G/2। तो सॉरी 5/2। डेनोमिनेटर में G नहीं आएगा, डेनोमिनेटर में सिर्फ कितना आएगा? 5/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये 2G/5 वैल्यू 2G/5 के बराबर। क्या ये बात समझ में आती है? सर इसमें हम वो वेलोसिटी फाइंड करके उससे इसका फोर्स निकाल के वो भी कर सकते हैं ना, उस मेथड से भी। अरे वो बहुत लंबा पड़ेगा ना, हाँ सर। समझ रहे हो तुम? हाँ भाई सर पहले वेलोसिटी निकालोगे, फिर उसके बाद विस्कस फोर्स निकालोगे, फिर उसका 1/3 करोगे। नहीं तो यही तो यस सर। यही तो इस क्वेश्चन में क्या है, अच्छी मतलब जो समझदारी से सॉल्व करने का तरीका है वो यही है। क्या है, आप पूरा कैलकुलेट करने के चक्कर में मत पड़ो। आपको पता है यार, अल्टीमेटली
एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स और मास का रेशो ही है, और फोर्स बेसिकली क्या है, mg माइनस बाइंड फोर्स और विस्कस फोर्स, हाँ सर। और विस्कस फोर्स की वैल्यू mg माइनस बाइंड फोर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर ही दूंगा, और मास और लिक्विड की डेंसिटी मतलब बाइंड फोर्स में भी रिलेशन आ ही जाएगा। तो ये सोच के साथ एक क्वेश्चन बनाया गया है ना। यस सर। और देखिए, मान लो हमसे कहा जाए कि अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड falls through air with a terminal velocity v. Through air with a terminal velocity v. If n such balls combine to form a single ball, a single drop, then what will be the terminal velocity of that ball? सर यहाँ पे बॉल नहीं ड्रॉप है सर। Of that drop, yes. Drops. सर पहले बड़े वाले ड्रॉप की वॉल्यूम निकाल लेंगे n से मल्टीप्लाई करके, और रेडियस के टर्म्स में लिख के वो रेशियो निकालेंगे तो शायद आ जाएगा। क्या बोल रहे हो बेटे? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो बेसिकली देखो, हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना। यस सर। है ना। अच्छा तो आप ऐसा लिख लो कि v अपॉन v डैश इज इक्वल टू r अपॉन r डैश का होल स्क्वायर। इसका मतलब v डैश किसके बराबर हो गया, v इंटू r डैश अपॉन r के होल स्क्वायर। क्यों भाई? यस सर। तो अगर मुझे पुरानी रेडियस और नई रेडियस का रेशो पता चल जाए तो मेरा काम हो गया। अब पुरानी रेडियस और नई रेडियस का रेशो कैसे पता करेंगे? हम वॉल्यूम को तो इक्वेट, वॉल्यूम को हाँ इक्वेट करेंगे। भाई 4 कंबाइन by 3 हुई है। pi r cube will be equal to n into 4 by 3 pi r cube. 4/3 पाई r क्यूब इंटू n इज इक्वल टू 4/3 r पाई। dash cube. आर डैश यू। आर डैश क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल कर दें तो r डैश की वैल्यू आ जाएगी r n की पावर कितना बेटे, 1/3, है ना। इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो v डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v इंटू n की पावर 2/3। क्या ये बात समझ में आती? यस सर। v डैश इक्वल टू v इंटू n की पावर 2/3, है ना। यस सर।
और एक सवाल पूछता हूँ, अच्छा एक बात बताओ, ये जो विस्कस फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। सर नॉन कंजर्वेटिव है सर। नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन के जैसा हो गया ना, एनर्जी में लॉस। यस सर। यस सर। तो इसका जो वर्क होगा, पहली बात तो नेगेटिव वर्क होगा क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा। यस सर। यस सर। और दूसरा क्या है? जो भी ये वर्क करेगा वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा ना। यस सर। मान लो आपसे कहा जाए कि when a ball is dropped in a long column of liquid, it acquires a terminal velocity if rate of heat produced is directly proportional to radius की पावर n terminal velocity, then find the value of n. Then find the value of n. सर 5 है क्या? क्या बेटे? n का वैल्यू 5 होगा?
n का वैल्यू 5 होगा। यस 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 यस, वेरी गुड। किसने बताया यार ये? सर श्रेयांश। गुड 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 गुड। क्वेश्चन दिखा सकते थे एक बार? हाँ बेटा। सर n5 ही होगा सर। n की वैल्यू 5 आएगी बच्चों। देखो कैसे है, बड़ा आसान है कि rate of heat produced will be equal to power delivered by viscous force। क्या बच्चों? यस सर। In fact, magnitude of power because power delivered is going to be negative, so magnitude of power delivered। viscous force को मैं 6 pi eta r, अच्छा पावर डिलीवर्ड का फॉर्मूला F डॉट V होता है ना? यस सर। यस तो विस्कस फोर्स इनटू वेलोसिटी। विस्कस फोर्स को क्या लिखेंगे? 6 पाई ईटा आर वी, और यस एक सर। और V है तो वो V स्क्वायर बन जाएगा। यस एंड व्हाट इज V टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? 2 डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस by 9 डेंसिटी रो ऑब्जेक्ट में रो मीडियम आर स्क्वायर जी। 9 एटा का होल स्क्वायर। यस तो सर। हमसे तो प्रोपोर्शनैलिटी पूछी है, तो एक आर इधर बैठा है सर और आर R क्यूब जी होगा ना? नहीं आर R स्क्वायर R हाँ आर स्क्वायर। तो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस R की पावर 5 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा ना बच्चों? यस यस सर आ गया। सर तो इसका मतलब विस्कस फोर्स से हीट जनरेट होता है क्योंकि वो डिसिपेटिव फोर्स है। विस्कस फोर्स, हाँ विस्कस फोर्स तो डिसिपेटिव फोर्स, तो इसलिए उससे हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट होगा। मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी को कम करके नॉन मैकेनिकल फॉर्म में, हीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का यही काम होता है बेटा, है ना? यस सर यस सर। देखो आप ऐसे समझो कि जैसे जैसे ये बॉल नीचे जा रही है, क्या हो रहा है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो रही है ना, लेकिन क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ पा रही है उसकी? नहीं बढ़ पा रही। क्यों नहीं बढ़ पा रही? वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट होती जा रही है। क्यों बेटे? यस सर। ओके, तो ये बात है। सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस सर। हाँ सर। विशाल सरकार, यस सर। आ रहा है समझ में बेटे? यस सर। ओके। अनुष्का,
अनुष्का राज आ रहा है बेटे समझ में? यस सर। आर्या आर्या चुप है बहुत देर से। बेटे यस सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। आस्था यस सर। आ रहा है समझ में बेटे? यस सर। कोई डाउट नहीं? कुशाग्र यस सर। पाखी शुक्ला यस सर। निनाद यस सर। सृष्टि सृष्टि कुमारी समझ में आ रहा है? यस सर। सोहम सोहम खाड़ीकर यस सर। ओके। तो ये बात है बच्चों इसका, ये विस्कोसिटी वाली बात है। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं बच्चों किसकी, सरफेस टेंशन। देखो ये पूरे चैप्टर में क्या है, अपन फ्लूइड्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं बच्चों, है ना? लेकिन सबसे पहले अपन ने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा। फ्लूइड मैकेनिक्स जो अपन ने पढ़ा तो अपन ने बिल्कुल आइडियल तरीके से पढ़ा, मतलब जो अपना सबसे सीधा सा फ्लूइड होता है उसके बारे में पढ़ा कि कोई विस्कोसिटी नहीं है ना? और वो भी रेस्ट पे है तो किस तरह का बिहेवियर होगा। तो प्रेशर को डिफाइन किया, प्रेशर इनटू एरिया से फोर्स कैलकुलेट किया, वेरिएशन ऑफ प्रेशर देखा, प्रेशर की यूनिट देखी, प्रेशर का मेजरमेंट देखा, है ना बच्चों? ये सब चीजें हमने करी उसके रिगार्ड। समझ रहे हैं? अरे शिरीष शिरीष नहीं दिखा मेरे को। शिरीष आर यू इन द लेक्चर? उसके बाद हमने क्या किया, फिर लिक्विड को फ्लो कराया, नॉन विस्कस लिक्विड की बात करी, उसका फ्लो करवाया। हेलो सर। हाँ बेटे, हाँ बेटे, सर आर यू इन द आपकी लेक्चर? तबीयत खराब है ना? हाँ हाँ यार। सर तो आपकी ऐसे आवाज की वजह से अच्छे से मन भी नहीं लग रहा पढ़ने का। ऐसा क्या? अरे यार ऐसा मत करो यार। सर मतलब आपकी नॉर्मल आवाज में एनर्जी अलग रहती है। हाँ थोड़ी अलग आ रही होगी यार, मेरा गला बैठा हुआ है, थोड़ी खांसी है। खैर देखो, सरफेस टेंशन बेसिकली ये हमें क्या बताता है कि behavior of liquid at the surface is different from behavior of behavior of liquid at a depth, है ना? ऐसा क्यों? देखो जो डेप्थ पे जो लिक्विड का कोई पार्टिकल अगर मैं कंसिडर करूं तो इट इज सराउंडेड बाय लिक्विड पार्टिकल्स फ्रॉम ऑल साइड्स। यस सर। क्यों बेटे? यस सर।
लेकिन अगर वही पार्टिकल मैं सरफेस पर कंसीडर करूं लिक्विड के, तो उसके एक तरफ तो लिक्विड है, दूसरी तरफ एयर है। लिक्विड तो नहीं है, कोई और मीडियम है, एयर है ना। जैसे यहाँ का कोई मैंने मॉलिक्यूल कंसिडर किया, तो इसके सब तरफ तो लिक्विड ही है। तो क्या है, वो लिक्विड लिक्विड उस पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगा रहे हैं, वो सब तरफ से एक समान लग रहा है। लेकिन यस सरफेस का मॉलिक्यूल अगर मैं कंसिडर करूं, तो क्या हो जाएगा, वो उस पे इस तरह से फोर्स लगेगा, है ना। मतलब उधर से जो एयर के मॉलिक्यूल उस पे फोर्स लगाएंगे, वो तो लिक्विड लिक्विड इंटरेक्शन के कंपैरिजन में बहुत वीक होगा ना बेटा। यस सर। तो देखो इसकी वजह से क्या होता है। अच्छा, आप एक बात और समझो कि जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं ना, तो क्या है, सिस्टम के पास सिस्टम की, क्या हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कम हो जाती है एक्चुअली। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। देखो, यस हम सर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, -G m1 m2/r होता यस सर है ना। अगर मान लो 3 पार्टिकल हो जाते हैं, तो फिर उसमें हमें और टर्म्स लेनी पड़ती हैं, नहीं? तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा नेगेटिव हो जाती है कि नहीं हो जाती। यस Yes, sir. R12 -G m2 m3/R23 -G m3 m1/R13 ऐसी हो जाती है। यस सर तो ये और ज्यादा नेगेटिव हो गई कि नहीं हो गई पोटेंशियल एनर्जी, है ना। सर हाँ सर तो अब एक बात मेरे को बताओ कि अगर मैं लिक्विड का कुछ पार्ट, कुछ वॉल्यूम इधर डेप्थ पे कंसिडर करूं, और कुछ वॉल्यूम अगर मैं सरफेस पे कंसिडर करूं, तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, किसकी मोर नेगेटिव होगी। सरफेस की। अरे, विच इज सराउंडेड बाय मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बीच वाला। नीचे वाला ना। तो नीचे जब वाला। ज्यादा पार्टिकल से सराउंडेड है, तो ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी ना। यस सर। तो हम क्या कहेंगे कि लिक्विड वॉल्यूम at a depth will have या इसको let me put it this way, and then you read it and realize that if I have written correctly. Liquid volume at the surface has higher potential energy than the same liquid volume at a depth. बोलिए बच्चों। यस सर।
सर क्योंकि उसमें अट्रैक्शन कम है इसलिए। हाँ, वहां पे अट्रैक्शन कम है भाई। हम यूं कहें कि डेप्थ पे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, तो ज्यादा नेगेटिव मतलब एनर्जी कम है ना डेप्थ पे, नहीं आप माइनस। ये बात एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? वो बीच में कॉल आ गया था। एक मिनट। अच्छा, मतलब सिंपल सी बात है कि विच इज ग्रेटर, -5 और -10, कौन सा नंबर ज्यादा बड़ा? -5। -5। -5 ज्यादा बड़ा है ना। तो हमने क्या कहा था कि जो बल्क में जो मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी ज्यादा नेगेटिव है, क्यों बेटा? जो बल्क में मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी ज्यादा नेगेटिव है, जो ज्यादा सराउंडेड है मॉलिक्यूल से उनकी एनर्जी ज्यादा नेगेटिव है। सरफेस वालों की एनर्जी लेस नेगेटिव है, तो लेस नेगेटिव मतलब ज्यादा है ना। सरफेस के पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। यस सर। उनकी एनर्जी ज्यादा। तो अब देखो, एक सिस्टम ज्यादा एनर्जी की पोजीशन में रहना चाहेगा कि कम एनर्जी की पोजीशन में रहना चाहेगा? ज्यादा। कम। लो एनर्जी की स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है ना हाँ सिस्टम। सर, कम। यस ओके सर। हाँ कम। लो एनर्जी की स्टेट में ज्यादा स्टेबल फील करता है। तो क्या होता है कि सरफेस के पार्टिकल्स की भी क्या होती है, दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो अच्छा, एक बात और हमें समझ कि वो लिक्विड हैज अ टेंडेंसी टू मिनिमाइज सरफेस एरिया। लिक्विड हैज अ टेंडेंसी टू मिनिमाइज क्या? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, है ना। जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे, है ना। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे उनकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, क्यों बेटे? यस सर। और सर एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए वो लोग सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। यस सर। इसी वजह से क्या होता है, एक ड्रॉप जो होती है एयर में वो स्फेरिकल शेप ले लेती है हमेशा, क्योंकि एक गिवन वॉल्यूम का एरिया अगर आपको मिनिमाइज करना है तो वो स्फेरिकल शेप ही होता है। यस सर। क्यूबिकल क्यों नहीं हो जाती ड्रॉप, कोई और शेप की क्यों नहीं हो जाती, सिलेंड्रिकल क्यों नहीं हो जाती? तो अगर आप बिल्कुल ग्रेविटी फ्री स्पेस में चले जाओगे, है ना, तो ग्रेविटी की वजह से थोड़ा सा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्फेयर बल्ज हो जाता है, लेकिन अदरवाइज अगर वैक्यूम में देखें तो परफेक्ट स्फेरिकल शेप ड्रॉप्स का होता है ना। सर आप ये सेकंड पॉइंट वापस बता सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ भाई, मैं ये बता रहा था कि सरफेस पर जो लिक्विड होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है ना। तो लिक्विड के पार्टिकल्स की क्या टेंडेंसी होती है कि सरफेस पर कम, देखो कुछ पार्टिकल्स को तो सरफेस पे रहना ही है, लेकिन कम से कम रहें सरफेस पर। कम से कम रहेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ना, और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो ज्यादा स्टेबल सिस्टम बन पाएगा। ओके सर।
तो इसलिए उसकी टेंडेंसी होती है सरफेस एरिया को मिनिमाइज रखने की। अच्छा, एक एक बात और होती है यहाँ पे कि जैसा कि हम बोल रहे हैं कि यार जो सरफेस पे जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उन पर नेबरिंग मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में आ जाएगा बताओ बेटे? क्या इन सब का रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा क्या? यस सर। यस सर। इन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आ रहा है तो फिर इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन रहेगा? मतलब पता है वो जो लिक्विड की जो सरफेस है ना वो कैसे बिहेव करेगी? एज इफ आपने क्या है, मान लो मैं ऐसी इमेजिनेशन करो कि भाई कुछ 4-5 दोस्त हैं और उन्होंने क्या किया, ऐसे एक बेडशीट ली, उसको पकड़ा हुआ है सब, ठीक है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। यस आई एम एक्सप्लेनिंग। वो क्या है, जैसे 4 दोस्त थे, उन्होंने चद्दर को पकड़ा हुआ है, ठीक है? और इस चद्दर पर आपने क्या किया, छोटे छोटे पेबल्स रख दिए इसके ऊपर, छोटे छोटे आपने बहुत सारे इस पे क्या किया, बहुत सारे कंकड़ रख दिए, है ना? तो क्या होगा, ये थोड़ा ये ऐसे सैक कर जाएगा ना, थोड़ा सा अंदर जब दब जाएगा। थोड़ा अंदर दब जाएगा ना, ये ऐसा अंदर दब जाएगा ये। क्यों यस बेटा? सर। है ना? मतलब अगर अपन इसका ऐसे एक एज की तरफ से व्यू देखें तो क्या कुछ इस तरह की शेप हो जाएगी इसकी, यस सर। यस है ना? सर। तो ये जो लिक्विड की जो सरफेस होती है ना बेटा, वो भी इसी तरह की शेप ले लेता है एक्चुअली। समझ रहे हो? यस सर। Liquid in a container also takes a shape like this. क्यों? क्योंकि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इम्बैलेंस है ना, तो वो कैसे बैलेंस रह पाएगा भाई? कुछ मॉलिक्यूल्स तो सरफेस पे है ही, एंड इफ दे आर इन सरफेस दे मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। तो वो इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन रहता है? वो इसी तरह से मेंटेन रहता है। कैसे? कि हम ये कहते हैं कि भाई the surface of liquid behaves like a stretched membrane. मतलब अगर मैं ऐसे जा करके पूरे सरफेस का डायग्राम बनाऊं तो वो वेसल का डायग्राम कुछ इस तरह का बन जाएगा ना बच्चों। क्यों? हाँ, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स को तुम कंसिडर करो तो उन पार्टिकल्स पर ऐसे थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा, है ना? यस सर। मतलब ये अपन एक लाइन जैसी बनाए, तो इस लाइन पर इधर से फोर्सेस लग रहे होंगे और इधर से लिक्विड के पार्टिकल्स इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे, और इन फोर्सेस का एक अपवर्ड कंपोनेंट आएगा जो कि क्या है, डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करेगा। ये जो फोर्स लग रहा है ना बेटे, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, एक गिवन लिक्विड के लिए एक गिवन टेम्परेचर पर कांस्टेंट आता है। बेसिकली हम क्या लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ exerted by
liquid particles at the surface on each other along the liquid surface is constant for a given liquid at given temperature. ये बात समझ में आती है? This constant is called as surface tension of liquid. तो फिर ये टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करेगा? टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से जनरेट होता है। हायर टेम्परेचर में वो फोर्सेस कम हो जाता है। कम हो जाएंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो ही जाते हैं ना बेटे हायर टेम्परेचर में। यस सर, रैंडम मोशन बढ़ जाता है। हाँ, है ना? इसकी यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर। जैसे प्रेशर के बारे में हमने सीखा था ना, प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फोर्स आ जाता है जो लिक्विड का एक लेयर दूसरे लेयर पे लगाता है। उसी तरह से सरफेस टेंशन को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। कौन सा? जो लिक्विड का सरफेस पे जो लेयर प्रेजेंट है वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। सर वो अपवर्ड डायरेक्शन वाला ना? ये वाला फोर्स, ये वाला, ये ओके। मतलब प्रेशर इनटू लेंथ कर। प्रेशर इनटू लेंथ नहीं, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। प्रेशर इनटू एरिया करने से फोर्स आएगा ना बेटे। यस यस सर। ठीक है, और वो प्रेशर इनटू एरिया वाला कॉन्सेप्ट हम कहाँ पे लगाते हैं? बल्क में लगाते हैं, अंदर डेप्थ पे। सरफेस पे भी प्रेशर इनटू एरिया वाला कॉन्सेप्ट तो लगता ही है, एक एडिशनल फोर्स और लगता है जिसको क्या बोलते हैं? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, है ना? सर नीचे स्क्रॉल कर। सरफेस टेंशन को अगर हम एस सिंबल से डिनोट करें बच्चों, तो सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ।
सर आप 2 स्लाइड ऊपर जा सकते हैं क्या? 2 स्लाइड ऊपर, 1 2। हाँ सर। सर ये जो भी हमने एस निकाला फोर्स अपॉन हम्म। लेंथ, यही हमारा सरफेस टेंशन है। यही सरफेस टेंशन। ओके सर। नोट किया बच्चों? यस सर। ओके। अच्छा, ये जो सरफेस टेंशन है, this can also be written in one more form. It is surface energy per unit surface area. सर अब ये सरफेस एनर्जी क्या है? सरफेस एनर्जी क्या है? सरफेस एनर्जी is the extra energy that liquid particles have in comparison to the particles at the bulk, या bulk का मतलब डेप्थ। हमने बात करी थी ना, सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास एनर्जी डेप्थ वाले पार्टिकल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती। सर तो वो एक्सेस एनर्जी क्या सरफेस एनर्जी है? हाँ, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, extra energy that particles at the surface have in comparison to particles at the bulk. समझ में आ सर रही आप बात? वापस समझा सकते हो सरफेस एनर्जी? देखो, हमने ये बात बताई थी ना कि भाई जो मॉलिक्यूल्स डेप्थ पे होते हैं वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स से सराउंडेड होते हैं, तो उनकी एनर्जी ज्यादा नेगेटिव होती है इन कंपैरिजन टू पार्टिकल्स एट द सरफेस। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सरफेस के पार्टिकल्स की एनर्जी जो होती है वो लेस नेगेटिव होती है। लेस नेगेटिव का मतलब ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू पार्टिकल्स एट द डेप्थ, है ना। तो जो ज्यादा, जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उसी एक्सेस एनर्जी को क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी, है ना। अब क्या होता है, एनर्जी, ये जो एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया जो होती है, दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। और ये भी वही कांस्टेंट निकल करके आता है क्या? सरफेस टेंशन के बराबर। ठीक है। और देखो, जब मैं सरफेस एरिया बोलता हूँ ना, तो सरफेस एरिया से मेरा मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ लिक्विड एयर इन कांटेक्ट। सरफेस एरिया से हमारा मतलब क्या है? तो लिक्विड एयर इंटरफेस का सरफेस एरिया। हाँ, सरफेस एरिया इज एरिया ऑफ लिक्विड एयर इंटरफेस। है ना।
मतलब आप ऐसा समझिए कि अगर कोई आपसे कहे कि आपके पास एक लिक्विड ड्रॉप है, एयर में है वो, तो उस ऑफ स्फेरिकल है, ऑफ रेडियस r, and liquid has surface tension S. तो आप उसकी कितनी सरफेस एनर्जी? सर 4 पाई आर स्क्वायर एस। Its surface energy is equal to 4 पाई r स्क्वायर S। और अगर आपके पास एक लिक्विड बबल है, इन एयर, है ना? सर बबल के अंदर भी एयर होता है ना सर? हाँ, तो सर 2 इंटरफेसेस हो गए हैं सर। 2 इंटरफेस हो, इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, तो टोटल इंटरफेस का एरिया 8 पाई r स्क्वायर हो गया। हाँ सर। यस सर। इसका सरफेस एनर्जी क्या होगा बेटे? 8 पाई r 8 पाई r square is स्क्वायर एस। 8 पाई r स्क्वायर इंटू s, है ना? सर आप ये सेकंड एग्जांपल वापस बताइए। हाँ बेटे, देखो इसमें क्या है भाई, जैसे मैं आपसे एक बात कहूं कि सर मुझे बस आपके डायग्राम नहीं पास समझा, वो डायग्राम क्या है? बाहर तो एयर है, अंदर एयर कैसे? अंदर एयर होगी ना बेटे। बबल, बबल मतलब क्या होता अच्छा है? बबल। बबल का मतलब क्या है एक्चुअल में? इसको आप ऐसे समझो कि एक मतलब लिक्विड का एक्चुअल में देयर आर 2 लेयर्स, है ना? वन आउटर लेयर, वन इनर लेयर, और लिक्विड जो है वो इधर ही प्रेजेंट है खाली। जो ये जो शेडेड पार्ट है ना, उसी में लिक्विड है, समझ रहे हो? हाँ सर समझ। और इनर और आउटर रेडियस को मैंने अप्रोक्सीमेटली दोनों को r ही मान लिया है ना। इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों को कितना मान लिया हमने? r ही मान लिया। यस सर। तो इनर एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर, आउटर एरिया इज आल्सो 4 पाई r स्क्वायर, सो टोटल सरफेस एरिया हियर इज 8 पाई r स्क्वायर। तो सरफेस एनर्जी क्या हो गई? 8 पाई r स्क्वायर s। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। yes sir। यस सर। हाँ, हमसे कहा जाए कि a liquid drop having surface tension S and radius r is to be divided in 8 drops. Identical. Then calculate amount of work required. देखो, एक ड्रॉप को अगर आप डिवाइड करने जाओगे और छोटी छोटी ड्रॉप्स में, तो क्या सरफेस एरिया बढ़ ही जाएगा ना? डेफिनेटली। यस सर। यस हाँ सर। सर। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा मतलब, और वॉल्यूम तो कंजर्व रहेगा।
है ना? यस सर। यस सर। तो हम मान लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ ईच ऑफ 8 ड्रॉप्स। सर वो स्मॉल रेडियस हाफ हो जाएगा इसके। बिल्कुल सही बात है। हर एक छोटी ड्रॉप का रेडियस r मान लेते हैं, तो वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। तो यस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R पाई बाई बाय 2 2 ऐसे मान लें। बाय। क्यों बेटा? यस सर। यस सर। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R बाई 2 ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। यस हाँ सर। सर। सर इनिशियल सरफेस एनर्जी 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर एस होगा। हाँ, इनिशियल सरफेस एनर्जी को क्या लिख देंगे बच्चों? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर एस। 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर एस। और फाइनल सरफेस एनर्जी हो जाएगी 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर इंटू एस, यस राइट? सर। यस तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4 पाई स्मॉल r को कैपिटल R बाई 2 यानी r स्क्वायर बाई 4 4। इंटू एस ऐसा लिख दो। तो ये 8 पाई R स्क्वायर एस ऐसा आ जाएगा, यस सर। है ना? तो इसका मतलब इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी क्या हो गई? 4 पाई सरफेस आर स्क्वायर एस। इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर एस ऐसा हो गया। यस सर। यस तो इतना ही हमको वर्क करना पड़ेगा ना। यस सर। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? हाँ सर। यस सर। ना? तो वो जो स्प्रेयर होता है ना, अपन ऐसे बार बार शॉप पे जाते हैं तो वो स्प्रेयर होता है, उसका लीवर प्रेस करता है तो ड्रॉपलेट्स बन करके लिक्विड बाहर आता है उधर से, है ना? तो उसमें क्या यस है, वो छोटी छोटी ड्रॉप में डिवाइड करने में हमको एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है उसको। यस सर। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों सबको? हाँ सर। यस सर। यस सर। ओके। अच्छा सर, मतलब वो स्मॉलर ड्रॉप्स का सरफेस एनर्जी ज्यादा रहेगा तो जितना एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है वो हम वर्क डन करके देंगे। वर्क करके देंगे उसको। वो हमको वर्क करना पड़ेगा। और अगर 8 ड्रॉप्स को यूनाइट करेंगे तो भी इतना ही वर्क डन आएगा। नहीं, क्या बोल रहे हो? मैं समझा नहीं। मतलब इस क्वेश्चन में हमने एक ड्रॉप को 8 आइडेंटिकल ड्रॉप्स में डिवाइड किया, तो अगर 8 आइडेंटिकल ड्रॉप्स को फ्यूज करेंगे तो भी इतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। नहीं, फिर क्या होगा, बल्कि वो फ्यूज तो अपने आप ही हो जाएंगे, एनर्जी रिलीज हो जाएगी बल्कि। हाँ सर। नेगेटिव में इतनी एनर्जी रिलीज होगी ना। हाँ, मतलब उस केस में क्या होगा, फाइनल एनर्जी विल बी लेस लेस देन। देन इनिशियल। यस सर। मतलब वो फिर -4 पाई आर स्क्वायर एस होगा क्या? क्या? जो एनर्जी एनर्जी रिलीज होगी। चेंज इन एनर्जी होगा। वो मतलब एक्चुअल में क्या हो गया कि वो, आप ऐसे समझ सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम हो गई है ना, तो एक तरीके से टेम्परेचर बढ़ जाएगा लिक्विड का। यस सर। उस एनर्जी की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ना, वो आपको एनर्जी डिक्रीज हो गई तो किस फॉर्म में मिलेगी,
वो हीट हीट की फॉर्म में मिल सकती है। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? यस सर। हाँ सर इस तरह से देखो क्या है, हम एक्सेस प्रेशर भी कैलकुलेट करते हैं इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। सर लेक्चर का टाइम हो गया। हाँ बेटा, हाँ बेटा, चलो ठीक है। हाँ यार, ये टॉपिक थोड़ा टाइम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना? हाँ सर, टेक केयर। सर इसलिए बोला। सर हाँ बोलो बेटा। बाय सर। बाय। सर सेक्शन सी कर ले फ्लूइड मैकेनिक्स को। हाँ हाँ करो, बिल्कुल सेक्शन सी करो। अब तो फ्लूइड मैकेनिक्स की शीट तो कंप्लीट कर सकते हो आप। ओके सर। ओके सर। तो सर बाय सर, थैंक यू सर। 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 सर कैलोरीमेट्री की भी पूरी कर लें क्या? Okay.